आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। आज के डीएस ब्रिलियंट क्लासेस में आज मैं फिर से आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं प्रत्यावर्ती धारा से ही रिलेटेड। तो आइए जानते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हम किसको बोलेंगे? आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इसको हम दर्शाएंगे कैपिटल ई से, और कैपिटल ई बराबर हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। ई बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E0 साइन ओमेगा टी, जहां ई है विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान, E0 है शिखर मान और ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। को पिछले क्लास में बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा वह विद्युत धारा है जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। बिल्कुल सेम, जहां पे मैंने धारा बोला है वहां पे आप जोड़ दीजिए विद्युत वाहक बल, तो बन जाएगा इसकी परिभाषा। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मैंने उसको समीकरण बताया था धारा का, बिल्कुल सेम हूबहू इसका भी समीकरण है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहां कैपिटल E क्या है? यह है विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान, E0 है उसका शिखर मान और ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। बस इतना ही है, यह है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करते हैं। इसके लिए मैंने एक थ्योरी, गणितीय थ्योरी जो है तैयार भी कर ली है, और इसको हम एक सिस्टमेटिक क्रम से जानते हैं, समझते हैं। आइए थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आप जो देख रहे हो, इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है जिसमें हमने एक कुंडली ले लिया है, और ये जो है इस प्रकार से घूर्णी गति कर रहा है कोणीय वेग ओमेगा से। इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। जब ये इस स्थिति में है तब इसका विलंब ON है, और जब ऐसी स्थिति में है तो इसका विलंब ON डैश है। और ये आप जो देख रहे हो वो क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम उत्पादन करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का। तो कैसे करेंगे देखिएगा। मान लीजिए एक कुंडली AB है, माना एक कुंडली AB है जिसका क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? A है, फेरों की संख्या है N, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। मान लीजिए कुंडली जो है उस समय घूमना प्रारंभ करती है जब इसका जो अभिलंब ON है वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। आप देख सकते चित्र में, यह जो कुंडली AB है उस समय घूमना प्रारंभ करती है जब इसका अभिलंब क्या है? ON किसके अनुदिश है? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है। मान लीजिए t समय पश्चात यह जो है देख सकते हैं आप थीटा कोण से घूम जाती है। कितने कोण से घूम गई? थीटा कोण से घूम जाती है। तब इसकी स्थिति क्या हो गई? A डैश B डैश हो जाती है। हमने ये लिखा है t समय पश्चात जब वह थीटा कोण से घूम जाती है तो इसकी एक नई स्थिति क्या प्राप्त होती है हमको? A डैश B डैश हो जाती है। मतलब थीटा कोण से घूम गया तो हमको क्या मिल गया? कोणीय वेग मिल गया। कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाय टी। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो ये हमको थीटा का मान मिल गया। अब हम देख सकते हैं, सीधा निकालते हैं लोग इसमें, टी समय पश्चात कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए बी कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए बी कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए बी कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा टी। हमने इस वैल्यू को रख दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। चूंकि हम जानते हैं जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब कुंडली क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो इससे बद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। अतः जिससे कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः गणितीय रूप में क्या लिखेंगे? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू हम रखते हैं यहां से, तो इस मान को रख दीजिएगा। तो माइनस डी बाई बाई डी टी
फाई की वैल्यू है एन ए बी कॉस ओमेगा टी। चूंकि टी का मतलब क्या है, यहाँ जो डी टी है इसका हम औकलन करेंगे टी के सापेक्ष। ये टी के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, औकलन करेंगे। हम इसका औकलन करते हैं तो जो टी वाला स्टेप नहीं है उसको हम आगे बढ़ा लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एन ए बी डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। आगे जब इसको हल करें तो टी के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला हमारे पास माइनस एन ए बी है। अब हमने टी के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो इसका फार्मूला होता है डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी का फार्मूला होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसका डी बाई डी टी से अवकलन निकाला माइनस एन ए बी डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका फार्मूला होता है, इसका अवकलन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इसका फार्मूला है, याद रखिएगा, यह इसका फार्मूला है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ब्रैकेट तोड़ते हैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा एन ए बी कॉस एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना को हमने क्या लिख दिया ई जीरो, जहां ई जीरो का मान क्या है एन ए बी ओमेगा, हमने इतना क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया, एक निर्धारक के बराबर मान लिया। तो यह हो जाएगा ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1 यह हमको मिल गया, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त हो गया। चूंकि हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का जो अधिकतम वैल्यू है वो 1 होता है, ये इसका अधिकतम मान है, तो हम इसके बीच एक सारणी तैयार करते हैं ओमेगा टी के लिए। समीकरण नंबर 1 में थीटा के विभिन्न मानों के संगत ई के मान निकालने के लिए हमने एक सारणी तैयार कर लिया। यदि थीटा बराबर ओमेगा टी है, मतलब थीटा का मान यदि हम रखते हैं 0, यदि हम थीटा का मान क्या रखते हैं 0, तो इस वैल्यू को यहाँ रखो तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो इस वैल्यू को रखते ही साइन 0 का मान कितना हो गया 0 हुआ, और 0 से ई 0 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला हमको, ई बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको 0 प्राप्त हो गया। ऐसे ही यदि हम साइन थीटा का मान रखते हैं पाई बाई 2, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मतलब कितना हो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से ई 0 का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या प्राप्त होगा ई 0 प्राप्त हुआ, इसलिए ई बराबर क्या मिला हमको ई 0 प्राप्त हो गया। वैसे ही यदि हम 180 रखते हैं तो साइन 180 का मान कितना होता है 0, और इस प्रकार इससे मल्टीप्लाई करो ई 0 से, तो क्या मिलेगा हमको फिर से 0 प्राप्त हुआ, इसलिए ई की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमको 0। ऐसे ही आगे हमने रख दिया 3 पाई बाई 2, इसका वैल्यू होता है -1, मल्टीप्लाई किया हमने इससे तो हमको क्या प्राप्त हुआ माइनस ई 0। ऐसे ही आगे हमने रख दिया 2 पाई मतलब होता है 360 अंश। अब हमने फिर से इस वैल्यू को कहाँ रखा, यहाँ पे रखा, और इसका मान होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करो क्या प्राप्त हो हमको 0। इस प्रकार ई की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, तो यह हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। हमने इसका एक डायग्राम बना लिया, यह प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा को इस डायग्राम में शो करेगा। ये इसका ज्या वक्र है, इसको हम ज्या वक्र कहते हैं, ये ज्या ग्राफ है हमारे पास। अब हम इसमें देख रहे हैं इसका ज्या वक्र, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा को शो कर रहा है इस ग्राफ में, जो एक धनात्मक अर्धचक्र फिर ऋणात्मक अर्धचक्र। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से, और इसमें क्या बताया गया है। यहाँ से जो हमारा तैयार हुआ है, आप तो देखो सारणी, इससे हमने ये ग्राफ तैयार किया है इस प्रकार से, जो ज्या वक्र कहलाता है। तो इस ग्राफ से हमको यह जानकारी मिलती है कि कुंडली के पहले अर्ध घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल धनात्मक, और दूसरे अर्ध घूर्णन में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह ऋणात्मक होता है। आगे इसकी पुनरावृत्ति होते रहती है, आप देख सकते हो इस प्रकार से यह जो है आगे की ओर चलते जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे टी में वृद्धि होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान और दिशा दोनों जो है परिवर्तित होते रहता है। कुंडली, इसमें आप देख सकते हो कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में जो धारा का मान है एक बार धनात्मक और एक बार क्या होता है ऋणात्मक होता है। मतलब कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में, पूर्ण घूर्णन किसको बोलेंगे, यहां से शुरू होकर के यहां तक जो समाप्त होगा है ना, यहां से शुरू होकर के एक राउंड यहां तक घूमेगा, वो कहलाएगा एक चक्र। तो कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में जो विद्युत वाहक बल है, कुंडली के प्रथम अर्ध घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक, और द्वितीय अर्ध घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होता है। आगे इसकी पुनरावृत्ति होती है, और इस प्रकार जैसे जैसे टी के मान में वृद्धि होती है, इसका मान और दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और दिशा दोनों में क्या होता है परिवर्तन होते रहता है।
कुंडली के प्रथम अर्ध घूर्णन में आप देख सकते हो इस चित्र में, यह जो है पूरा यहां से यहां तक का एक घूर्णन कहलाएगा। तो कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में विद्युत वाहक बल का मान 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होता है। कुंडली के एक पूर्ण घूर्णन में विद्युत वाहक बल का मान 2 बार अधिकतम और 2 बार क्या होता है, शून्य होता है। प्रथम अर्ध घूर्णन में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 से अधिकतम, ये प्रथम अर्ध घूर्णन है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 से अधिकतम और अधिकतम से शून्य होता है। उसके पश्चात उसकी दिशा जो है बदल जाती है और द्वितीय अर्ध घूर्णन में फिर से वही प्रक्रिया होता है, 0 से अधिकतम और अधिकतम से शून्य हो जाता है। इसके पश्चात यही जो प्रक्रिया है उसकी पुनरावृत्ति जो है आगे की ओर होते रहती है। मतलब इस प्रकार विद्युत वाहक बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होती रहती है। आइए अब हम इसको आगे गणितीय रूप में और समझते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से ध्यान दीजिएगा, फिर से आगे बढ़ते हैं इसमें गणितीय रूप में। समीकरण नंबर 1 जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। तो E को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान और E0 को क्या कहते हैं, इसका शिखर मान कहते हैं। जब R प्रतिरोध वाले किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो किसी क्षण R पर उस परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर E बाई आर होगा, जो कि ओम का नियम क्या कहते हैं, R इक्वल टू V बाई आई। तो यहां हम लिखेंगे ओम नियम से I इक्वल टू E बाई आर। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई आर। E की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 से रखें, क्या हो जाएगा, I बराबर क्या मिलेगा, E0 साइन ओमेगा टी बाई आर। आगे हम इसको यहां से देखिएगा, इसको ऊपर से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 बटे आर साइन ओमेगा टी। हमने इतना को क्या मान लिया, I0 मान लिया, इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, जहां I0 बराबर क्या हो गया, E0 बटे आर। इसको हमने कैसे माना, इसके आधार पे, क्योंकि I बराबर E बाई आर है, तो ऐसे ही I0 बराबर क्या हो जाएगा, E0 बटे आर। इस प्रकार I बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कर लिया। और आप जानते हो परिभाषा क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का, कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको फिर से समझ में आ गया होगा। तो आप आज के वीडियो के लिए फिर से एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस क्लास के बारे में जानकारी हो और वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। धन्यवाद।